डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई सीरीज में दैट इज कॉल्ड RTIMS। हालांकि इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बट काफ़ी टाइम से इसमें वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। चूंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम तक कोशिश किया जाएगा कि ये जो सीरीज है ये ख़त्म हो जाए। दैट इज़ RTIME, मतलब रिसेंट टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इसका, और इसकी आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में सेल्फ ड्राइविंग कार। पिछली बार इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरूरी नहीं कि पिछली बार पूछा गया है तो इस बार भी या अगली बार भी पूछा ही जाएगा, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को जानना चाहिए कि इसका वर्किंग क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें और क्या सिनेरियो है। तो डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली आज के हमारे लेक्चर पे बेस्ड लास्ट में कुछ 15 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट ही होंगे, आपको करना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो एज यूजुअल वही रिक्वेस्ट है कि ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको PDF मिलेगी, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी आपको नजर आ रहे हैं, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। ऑटोमेटिक या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कार ड्राइविंग के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम और आप कार चला रहे होते हैं उस समय पे क्या होता है और किस तरीके से यहाँ की इंफॉर्मेशन काम आती है किसी चीज़ को हम जब ऑटोमेट करते हैं तब। जैसे यहाँ पे एक मोहतरमा है जो कार चला रही हैं, हालांकि अभी ये आपको देख रही हैं, बट इस तरीके से नहीं देखना होता है। जो यहाँ पे आँख है ना, उसका यूज़ करना होता है। सामने ट्रैफिक देखना है, रोड देखना है, रोड की कंडीशन देखना है, दूसरे रोड यूजर्स को देखना है। अगर ये नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंखें होती हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही होती हैं, चाहे आपकी हो या मेरी हो, जो भी ड्राइविंग कर रहा है। दूसरे साइड यहाँ पे इनके बाल हैं, बट बाल के पीछे इनके ईयर है, मतलब कान है। अगर मान लीजिए पीछे से, आगे से, कहीं से कोई हॉर्न बजाता है तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर कौन करेगा? हमारा कान करेगा, क्योंकि कान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकता है। मतलब एक तरह से कान भी क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है ना। और मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कहीं आगे रोड खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, कार में से निकल के देखते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब निकल के देखते हैं यार रोड खराब है कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, दलदल जैसे तो टच करके देखते हैं या पैर डाल के देखते हैं कि कार फंस जाएगी या निकल जाएगी, इस टाइप से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी का भी हम यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए किसी भी टाइप की सेंसिटिविटी का यूज करके वहां से भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट की कार ड्राइविंग हो रही है तो आपको पहले चाहिए आपके सराउंडिंग का इंफॉर्मेशन कि ट्रैफिक कैसा है, रोड कैसा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने दूर खड़े हैं, कौन आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम हमारे पास जो कान है, नाक है, ये सारी चीज़ें, सॉरी नाक नहीं, आँख है, कान है, ये करते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, अब इनको करना होता है प्रोसेस। तो इनको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास लगा होता है दिमाग लगा होता है। दिमाग इन सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और दिमाग ही प्रोसेस करके क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब डिसीजन मेकिंग करता है कि ठीक है गाड़ी तेज चलाना है, स्लो चलाना है, आगे कोई आ रहा है, ब्रेक लगाना। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी आँख, कान या जो भी है आप गैदर किए हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजे हो, उसके बेसिस पे दिमाग आपका क्या करता है, एक तरह से उन इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। अब मान लीजिए कि इस कार को, मोहतरमा को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पे सीट पे कोई नहीं रहेगा, अब कार सेल्फ ड्राइविंग बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे इनकी आंखें देखती थी वैसे ही देखने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कैमरा लगाओगे तभी तो देख पाएंगे, वो इमेज सेंसिंग करेंगे। दूसरा, जैसे इनके कान सुनते थे उसी तरीके से हमको सुनने वाले जो फ्रीक्वेंसी गैदर कर पाए वैसे सेंसिंग डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, रडार्स लगाने पड़ेंगे जो सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोसेस कर पाएँ। अब जैसे इनके पास दिमाग था डिसीजन मेकिंग के लिए, वैसे ही जो हमारे ऑटोमेटिक कार होती हैं उनमें हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा कि वो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा और डिसीजन मेकिंग करेगा कि भाई क्या करना है। और मैंने बता दिया कि आप आँख के जगह पे, कान के जगह पे हमारे पास सेंसिंग डिवाइस, कैमरा, है सारी चीज़ें लगी होती हैं। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो मतलब कुछ इस तरीके से जैसे ये कार है वैसे हमने क्या कर दिया, अब उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिक कर दिया। यहाँ पे कैमरा, सेंसर, रडार, ये सारी चीज़ें हमने लगा दिया।
ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका फंक्शनैलिटी क्या होती है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है बिल्कुल कि ठीक है यार, आदमी तो कार चला ही रहा था, अब इसको इतना भी ऑटोमेटिक करने की क्या जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में आदमियों की कमी हो गई है, हम दूसरे काम में बिजी हैं, कार चला ही नहीं सकते। अरे इससे तो जो कार चलाने वाले ड्राइवर हैं उसका व्यवसाय छिन जाएगा, फिर ये हम कर क्यों रहे हैं। तो इसका मेरे हिसाब से 3 मेन रीजन है। पहला रीजन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में फास्ट कौन होगा, जैसे ये मोहतरमा है, ये डिसीजन मेकिंग में फास्ट रहेंगी या फिर इनके जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगा हुआ है वो फास्ट रहेगा। तो आंसर होगा कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो फास्ट होगा। जैसे आप देख लो, मान लीजिए कहीं पे आप कार चला रहे हो, सामने बच्चा आ गया, जब तक आप उसको देखोगे, सोचोगे ब्रेक लगाना है, स्पीड कम करना है, तब तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो हमारी ऑटोमेटिक कार है सेल्फ ड्राइविंग, वो सोच समझ के सेकेंडों में ब्रेक भी लगा देगी और रुक भी गई रहेगी। दूसरा केस भी आपके साथ हो सकता है कि आप कार चला रहे हो, यहाँ पे मोहतरमा की जगह आप बैठे हो और आपने देख लिया इधर कोई सुंदर कन्या, फिर आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ और आप भूल गए भाई दुनिया में और भी कोई है, कार एक्सेलरेट होकर इधर टक्कर मार दी पेडेस्ट्रियन को। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नहीं होगा, ये मशीन है, ये कभी इस टाइप के इमोशंस में नहीं बहेगी। अब ऐसा मत कह देना कि वो रोबोट वाला चिट्टी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। अभी तक तो नहीं हुआ है, बाद में हो जाए तो मुझे पता नहीं। दूसरी बात कि आप थक सकते हो, बट ये मशीन है, ये नहीं थकेगी और जब तक चलेगी एक्यूरेसी के साथ चलेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे ह्यूमन एरर के कोई चांसेज हैं। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के मैटर में हम देखें, आप कहोगे कि ऑब्जर्वेशन के मैटर में आप जो ड्राइविंग कर रहे हो या मैडम कर रही हैं, कौन अच्छा होगा, या जो हमारी सेल्फ ड्राइव है वो अच्छी होगी। देखिए ऑब्जर्वेशन के मैटर में भी यही आपसे आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा होता है लाइट डिटेक्टर एंड रिंगिंग सिस्टम, और ये 360 घूमता रहता है। आपकी आंखें तो केवल एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं एक टाइम में। अगर आपने इधर देख लिया तो सामने की इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, आपने सामने देख लिया तो फिर पीछे की इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप किसी एक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मगर ये वाला है जो अपने सराउंडिंग में 360 डिग्री घूम के हर सराउंडिंग में जो चीज भी है, आगे पीछे ऊपर नीचे, सबकी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली गैदर करता रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन के मैटर में भी जो सेल्फ ड्राइव कार है वो जनरल आदमी जो ड्राइव कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग में भी अच्छा होगा, और प्रोसेसिंग की तो बात ही ना करें। कंप्यूटर इतना फास्ट प्रोसेसिंग तो आपके अंदर हो ही नहीं सकती। एग्जांपल के लिए मैंने बताया ही कि जब तक आप सोचोगे ब्रेक लगाना है, तब तक जो सेल्फ ड्राइव कार है वो ब्रेक भी लगा चुकी होगी और रुक भी गई होगी। एक्सीडेंट को ज़्यादा ये प्रोटेक्ट करेगी ना कि आप, तो सेफ्टी पर्पज से भी हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है। फिर आप कहोगे सब बढ़िया है, फिर तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी होना चाहिए। बिल्कुल, आगे कुछ डिमेरिट्स भी है वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए ये जान लो कि सेल्फ ड्राइविंग कार के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करती है, होता क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार होती क्या है बेसिकली। तो सेल्फ ड्राइविंग कार, या फिर इसे हम ड्राइवरलेस कार कहते हैं, कोई कोई इसे रोबोटिक कार कहता है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, इनके पास कंप्यूटिंग पावर, नेविगेशन होता है, मतलब ये खुद को नेविगेट कर सकते हैं, मतलब आगे जा सकते हैं। आजकल बहुत सारी कार होती है ना जिसमें छोटे मोटे ऑटोमेशन रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में पार्किंग का दिया हुआ है, किसी में सेल्फ ब्रेक का दिया हुआ है, किसी में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट करने का दिया हुआ है, किसी में मान लीजिए पेडेस्ट्रियन डिटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम ये मान के चल सकते हैं कि हर कार में कुछ ना कुछ ऑटोमेशन तो है। बट फुल्ली ऑटोमेटेड कार जो होती है, जहां से ड्राइवर को ही रिमूव कर दिया जाए, सारा कंट्रोल कार के पास चला जाए, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो तभी होगा, और फुल्ली ऑटोमेटिक कार हम तभी मानेंगे जब आपकी कार बिना ड्राइवर के चल रही है। वॉइस कमांड भी आपको नहीं देना है। बहुत सारी कार ऐसे हैं जहाँ पे वॉइस कमांड से आप काम चलाते हो कि लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, मतलब वहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में ही है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में नहीं है। कोई भी आदमी हमारी कार को असिस्ट नहीं कर रहा है, हमारी कार खुद से खुद को असिस्ट कर रही है। उसे ही हम कहेंगे कि वो सेल्फ ड्राइव कार है या फिर रोबोटिक्स कार है। तो इनके पास कंप्यूटिंग पावर होता है, ये खुद को नेविगेट कर सकती हैं। यहाँ पे ढेर सारे सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरा लगा होता है, रडार्स लगा होता है, जो कि सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं। और इनके पास होता है पावरफुल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जो इन सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है भाई, प्रोसेस करता है। सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक्चुएटर के पास भेजता है, जो कि बेसिकली प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करता है।
तो पहला काम इंफॉर्मेशन गैदर करना, दूसरा काम उसको प्रोसेस करना, फिर डिसीजन मेकिंग करना, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना। इतना काम हो गया, बस हो गई आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार। अब आप कहोगे ये कितना आसान है यार, फिर इतना टाइम से इस पे रिसर्च क्यों चल रहा है? भाई कहने में आसान है कि 4 स्टेप में काम हो गया है, बट जब इसको करने जाओगे आप तब पता चलेगा। तो इसीलिए इस पे काफ़ी टाइम से, मतलब 20-30 ईयर से रिसर्च चल रहा है। अब जाके टेस्ला ने, गूगल ने और भी कई सारे ने अपनी कार टेस्ट किया है, बहुत सारे जगह टेस्टिंग सक्सेसफुल भी रही है। लेट्स सी कि कभी आता है। बाकी अगर हम लेवल ऑफ ऑटोमेशन की बात करें, जैसे मैं आप कह रहा था कि नियर अबाउट हर कार में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं। तो पहला होता है जिसमें कोई ऑटोमेशन नहीं होता है, मतलब मैनुअल कंट्रोल है, सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो, मान लीजिए। दूसरा होता है लेवल 1 का असिस्टेंट, जैसे कि मान लीजिए आपके कार में गियर आप नहीं लगा रहे हो, खुद लगा रही है, आपकी कार लगा लेती है ना, ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब इसमें कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, आपकी स्पीड मॉनिटरिंग आ गई, क्रूज कंट्रोल आ गया। क्रूज कंट्रोल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि बेसिकली आपने कोई स्पीड पकड़ा हुआ है और आप सुन नहीं रहे हो, कार जा रही है, एक्सीडेंट होने वाला है, और आपकी गाड़ी को लगता है नहीं यार स्पीड कम कर देना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपसे बिना पूछे पहले तो आपको सजेस्ट करेगी भाई कि जग जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है, बट आप नहीं मानोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने मतलब कार की जो स्पीड है उसको कम कर देगी। तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल। ठीक है, थोड़ा अपर लेवल में जाते हैं, तो अपर लेवल में थोड़ा सा और एनिमेशन ऐड कर देंगे हम, बट स्टिल ड्राइवर का रोल यहाँ पे रहेगा, इसीलिए ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है और स्टीयरिंग को भी पकड़ा हुआ है। तो उसे हम कहते हैं सेकेंड लेवल का ऑटोमेशन। मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि चलो आपकी व्हीकल अब अपनी स्टीयरिंग भी संभाल ले रही है, खुद को एक्सेलरेट भी कर पा रही है, डीएक्सेलरेट भी कर पा रही है, मतलब हमने स्टीयरिंग भी पकड़ा दिया, स्टीयरिंग भी ऑटोमेटिक कंट्रोल कर दिया, एक्सेलरेटर भी ऑटोमेटिक कंट्रोल कर दिया, तो उसे हम कहेंगे कि ये सेकेंड लेवल का ऑटोमेशन है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड लेवल का ऑटोमेशन कहते हैं जिसमें इन्वायरमेंटल डिटेक्शन आ जाए कि आसपास कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से कार है, ट्रैफिक में कहाँ पे कितने लोग हैं, कितने दूर हैं, इस टाइप की जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे थर्ड लेवल का ऑटोमेशन है। पर ध्यान रहे भैया, इस टाइप का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि अगर ये चीज़ें रहेंगी तभी उनको हम सेकेंड लेवल का एनिमेशन कहेंगे, फर्स्ट लेवल का एनिमेशन कहेंगे। ये जनरली हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इतना चीज़ डाले तो इस लेवल में हम पहुँच गए हैं आसपास। ठीक है, कई सारी टेक्नोलॉजी अब भी व्हीकल्स में आ रही हैं। फिर आता है आपका हाई लेवल का ऑटोमेशन, मतलब अब सारी चीज़ें आपके व्हीकल के कंट्रोल में आ गया है, स्टिल कुछ चीज़ें आप अभी कंट्रोल कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट कह लो कि आप जैसे एक एग्जांपल दे दें कि वॉइस कंट्रोल आप मान लीजिए कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका यूज़ हो रहा है। अब आता है फुल्ली ऑटोमेशन की बस भैया आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया है, अब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर सो रहे हो, भाड़ में जाए, कार खुद से चलेगी, जो होगा देखा जाएगा। तो इसे हम कहेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक। मतलब आप एकदम मस्त नींद का मजा ले रहे हो, कोई कार नहीं चलाना है आपको, कुछ भी नहीं देखना है, सब काम कार करेगी, उसे हम कहेंगे कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अब देखते हैं कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती कैसे है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक डायग्राम, इस डायग्राम से सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। सबसे ऊपर आपको इस तरीके से, जैसे कि पुलिस वालों की गाड़ी देखा है ना आपने, उसमें सायरन लगा होता है, वैसे ही जब एक्चुअल में ऑटोमेटिक कार आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऊपर एक गोल सा लगा होगा जो घूमता रहता है 360 डिग्री। ठीक है, घूमता रहता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता है। तो इसे हम कहते हैं LIDAR। इसका फुल फॉर्म होता है, दैट इज हमने पहले ही डिस्कस किया, लाइट डिटेक्शन एंड रिंगिंग। ये करता क्या है? ये बेसिकली सराउंडिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इन शॉर्ट किसके लिए कलेक्ट करता है? ये बेसिकली आप कह सकते हो जो वेरिएबल डिस्टेंस होती है ना उसको मेजर करता है। वेरिएबल डिस्टेंस किस सेंस से मेजर करता है? लाइट एमिटिंग से। मतलब ये करता है यहाँ से लाइट को एमिट, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार है, अब ये लाइट इससे टक्कर मारेगी और फिर से वापस जाएगी इधर इस साइड पे। जब यहाँ पे ये पहुँचेगी तो इसको पता चलेगा कि ये कितने टाइम में यहाँ से एमिट होके यहाँ टक्कर मार के वापस आई है। इसको टाइम पता चल गया। लाइट की स्पीड क्या होती है ऑलरेडी इसको पता है, लाइट की स्पीड। तो ये क्या करेगा, जितना टाइम है लाइट की स्पीड मल्टीप्लाई कर देगा, और ये टाइम जाने आने में लगा है तो उसमें 2 मिनट का 2 का डिवाइड कर देगा। तो इसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ से इस कार के पास से ये जो बेसिकली कार है, ऑब्स्टेकल है, आदमी है, वो कितना दूर है।
और चूंकि इसको कार की स्पीड भी पता है तो ये भी पता चल जाएगा कितने टाइम में इसको टक्कर मार सकता है, हटेगा नहीं तो या खुद, मतलब इस टाइप के डिसीजन लेने की कैपेसिटी आ जाती है। मतलब जो वेरिएबल डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली मेजर करता है। और हमारी जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होती है, मतलब जिसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट ना कह के AI कहें तो ज़्यादा अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भेज देते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टिल बहुत सारी डेवलपमेंट बाकी है, वो बाद में हम करेंगे, बट फिर भी जितना ये प्रोसेस कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन गैदर करके किसके पास भेज देते हैं, AI के पास। अब AI का काम होता है उसको प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, डिसीजन लेना, ये सारी चीजें। अब इसके थोड़ा सा हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लगा होता है एक कैमरा। अब आपको ध्यान देना है भाई, यहाँ पे मैं एक कैमरे का फंक्शन बता रहा हूँ, बट इसके जैसे दर्जनों कैमरे लगे होते हैं पूरी बॉडी पे, अलग अलग जगह के इंफॉर्मेशन कैच करने के लिए। अब आप कहोगे कैमरा किस टाइप की इंफॉर्मेशन कैच करता है? यार जैसे आपका कैमरा है वैसा ही यहाँ पे डिजिटल कैमरा लगा होता है, वो बेसिकली फोटो वाली इंफॉर्मेशन कैच करता है कि चलो इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सामने तो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी चीज़ें भी तो हमारी कार को पता होना चाहिए। जैसे आप देखते हो तो आप देख के एक अनुमान लगा लेते हो कि ये इतना बड़ा होगा, बट ये अनुमान नहीं लगाता, ये एग्जैक्ट साइज पता करता है उसका कि भाई एग्जैक्ट कितनी बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना दूर से निकलना है, कितना पास से निकलना है, कितना स्पेस चाहिए, सारी चीज़ें इसी हिसाब से प्रोसेस होती हैं। तो इस टाइप से ढेर सारे कैमरा लगे होते हैं। कैमरा का सिंपल काम क्या होता है कि सराउंडिंग में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सबका फोटो लेके उसको प्रोसेस करना, और उसके हिसाब से AI हमारा डिसीजन लेता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या करना है, कार को किधर से कहाँ से जाना है। सपोज कर लीजिए आगे से बड़ा सा कोई ट्रक आ रहा है और एकदम रैंडम घूमते हुए आ रहा है, वो ये खींच लेगा भाई कि ये तुमको अपने चपेट में ले सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड को ये खुद ही कवर किया होगा, तो कार ऑटोमेटिकली कहेगी भैया मैं ही साइड हो जाता हूँ, तुम निकल लो, कोई बात नहीं। तो इस टाइप की प्रोसेस होता है कैमरा से। हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देना है। अब कैमरा का रेजोल्यूशन कैसा होगा? वैसे तो जितने भी सेंसर लगे हैं सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ने लगे तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बट हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। कैमरे के बारे में 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। एक वर्ड होता है यहाँ पे DOF, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। इसका मतलब ये होता है, सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे आपका मोबाइल है ना, उसमें कहते हैं भाई एक माइक्रो कैमरा लगा होता है जो एकदम पास से पिक्चर लोगे ना तो भी क्लियर आएगी, और एक होता है मेजर कैमरा जो दूर के तस्वीर को अच्छा दिखाएगा। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो कैमरा और जो डिस्टेंस वाला कैमरा है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका DOF, मतलब जो कैमरा हमारी इमेज लेगा, दो जो मैक्सिमम, एक नियरेस्ट वाली एक लॉन्गेस्ट वाली, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब हमारे कैमरे की कितनी कैपेसिटी है, कितना पास की चीजें देख सकता है अच्छे से, कितना दूर की चीजें देख सकता है। कैमरे के बारे में एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी आप जान लो, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि एक कैमरा मैक्सिमम, FOV इसे कहते हैं, मैक्सिमम कितनी एरिया को कैप्चर कर रहा है अपने आसपास। ये किस बात पे डिपेंड करेगा भाई कि अपने कैमरे में फोकल लेंथ आपने कितना रखा है, जो आपका सेंसर का साइज है वो कितना अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है, आप जितनी महंगी कार रहेगी उतने अच्छे कैमरे लगे रहेंगे। आपने देख लो आपके मोबाइल में भी कैमरा लगा होता है, जितना अच्छा कैमरा उतना महंगा मोबाइल, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। बट ये जान लो कि जो कैमरे यहाँ पे लगे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपको अंधेरे में नहीं दिखता है, मगर यहाँ पे नाइट विजन कैमरे भी लगे होते हैं, तो आपके कार को रात में भी चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना दूर आप देख सकते हो उससे कहीं ज़्यादा दूर ये कैमरा देख सकता है, इसलिए सेफ्टी और इंप्रूव हो जाती है। इसको पहले से पता चल जाता है, जैसे आप आधा किलोमीटर देख रहे हो तो इसको 1 किलोमीटर तक ये देखेगा। इसको पता है कि 1 किलोमीटर दूर पे ये गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है और इतने टाइम में अगर ये मुझे हिट करना चाहती है तो इतने टाइम में मुझे हिट कर देगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कैच करते हैं। अब आप कहोगे कि क्या सारा काम कैमरा ही बताता? नहीं भाई, देखो यहाँ पे जितने भी सेंसर लगे होते हैं ना, ये सारे सेंसर इंफॉर्मेशन गैदर करके जो हमारे AI यूनिट होती है उनको प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। इसे हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ सेंसर। मतलब हमारे सेंसर जो हैं सारे इंफॉर्मेशन को किसी एक यूनिट में प्रोवाइड करके प्रोसेस करने को क्या कहते हैं? हम फ्यूजन ऑफ सेंसर कहते हैं। अब इससे थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो नीचे यहाँ पे लगा होता है बेसिकली रडार। अब कहोगे रडार का काम क्या होता है? तो रडार जो काम आपका यहाँ पे LIDAR करता है वही काम यहाँ पे रडार भी करता है, बट इसके काम करने का जो प्रिंसिपल है वो बस यहाँ पे अलग हो जाता है। ये क्या करता है भाई?
ये बेसिकली वर्क करता है आपके रेडियो वेव पे। आप सभी को पता है रेडियो वेव कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी स्पीड भी लाइट के आसपास होती है। तो ये बेसिकली आप समझ लो वही वाला काम करता है। ये भी एक तरह का वेरिएबल डिस्टेंस मेजर करता है, बट ये कैसे मेजर करता है, ये रेडियो वेव भेज के मेजर करता है। अब यहाँ से रेडियो वेव निकलेंगी और ये जो बाकी जो बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके आसपास सबको क्या करेंगे, टक्कर मारेंगी, फिर यहाँ से रिटर्न होगी। और ये भी उसी तरीके से जैसे यहाँ पे भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल डिस्टेंस, इसके केस में वैसे ही ये भी वेरिएबल डिस्टेंस कलेक्ट करता है। मतलब इन शॉर्ट कहीं भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये भी एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ सिग्नल छोड़ देता है, ये भी मिलियंस ऑफ छोड़ते हैं। मतलब किसी भी मान लो 1-2 सिग्नल कहीं अब्जॉर्ब हो गए, कहीं पे कुछ गलती हो गई, तो इतने ज़्यादा सिग्नल्स रहेंगे, सबका एवरेज लेके जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा वो पर्टिकुलर परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये सारे मिलके क्या करते हैं भाई कि कितना एंगल, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मेजर करते रहते हैं। चलिए अब इससे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लगा होता है आपका इंफ्रारेड सेंसर। सेंसर का क्या काम होता है भाई, सेंसर का काम होता है बेसिकली किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, उसको ऑब्जॉर्व करना। ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं बेसिकली सेंसर। अब सेंसर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग सेंसर होते हैं, और यहाँ पे भी हम कई सारे टाइप्स के सेंसर्स का यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी एक सेंसर लगा है, जैसे देख लो यहाँ पे भी एक सेंसर लगा है, यहाँ पे लगा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। बेसिकली इसका यूज़ हम पार्किंग में करते हैं। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारी कार में ऑटो पार्किंग आता है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद से पार्क कर देता है, आपको पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के सेंसर्स भी लगे होते हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ये सेंसर भी वैसे ही यूज़ करते हैं, इनका मैकेनिज्म भी वैसे ही होता है जैसे LIDR का होता है या फिर रडार का होता है। इनके वे प्रोसेसिंग का काम सिमिलर होता है। हाँ, बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो वेव्स निकलती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कहीं पे अल्ट्रासोनिक वेव हैं, कहीं पे इंफ्रारेड हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमको किस सेंसर की ज़रूरत है, किस इंटेंसिटी का सेंसर चाहिए, उस बेसिस पे इसका हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे लो लेवल का चाहिए वहाँ पे लो लेवल से काम चल जाता है, जहाँ पे हाई लेवल का चाहिए वहाँ पे हम हाई लेवल के सेंसर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक GPS सिस्टम लगा होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे आपके कार को पोजिशन पता चलता है कि आपकी कार कहाँ है, दूसरों को भी पोजीशन आप फाइंड आउट कर पाते हो। और यहाँ पे कुछ सेंसर की मदद से आप अपने कार की वेलोसिटी, कितना तेज़ी से हम जा रहे हैं, सिंपल आपने देखे भी होंगे ना, मोबाइल में गूगल मैप लगा लो और बस में बैठ जाओ तो पता चलता है भाई बस कितने तेज़ी से जा रहा है, बाइक कितने तेज़ी से जा रही है, ये सारी चीज़ें आप पता कर पाते हो। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ हमको जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। तो इन शॉर्ट हम कहें कि ये बेसिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार को ड्राइवरलेस बनाने के लिए। मतलब मेजर कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कई सारे कंपोनेंट्स को मैंने ऑलरेडी जो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल वाली प्लेलिस्ट है उसमें डाला हुआ है कि रिसेंट टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल, वो पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो भी देख लेना। वहाँ पे मैं एक एक सेंसर को डिस्कस किया हूँ कि अगर ये होता है, ये टेक्नोलॉजी होती है हमारे कार में तो उसका यूज कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने कार को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब जो चीज़ें हमने डिस्कस किया है वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। रडार, वीडियो कैमरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ये जो होते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है जैसे कि हार्ड कोडेड रूल। मतलब आप क्या करते हो भाई, कोडिंग प्रोसेसिंग के लिए आपको चाहिए सॉफ्टवेयर चाहिए ना भाई, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बनाओगे, वही सारा मिलके तो जो डाटा आपने इतना डाटा कलेक्ट किया उन डाटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, डिसीजन लेंगे। वो सारी चीज़ें तो बची हुई है ना, वो सब कौन करता है, कोडिंग करती है ना आपका सॉफ्टवेयर। एआई की हम बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरह का कोडिंग है और कुछ नहीं है। तो सिंपल इज दैट, जो चीज़ें हमने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसमें से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हैं जो एरोप्लेन में हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी आ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है इतना जल्दी ये डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे अब टेस्ला को कुछ बनाना है तो सारा काम टेस्ला तो बनाता नहीं है। मान लीजिए कोई सर्किट टेस्ला नहीं बनाता है, कोई दूसरी कंपनी बनाती है, मान लीजिए इंटेल बनाती है, तो अब टेस्ला इंटेल से कहेगा भैया बना दो यार, इसकी मुझे ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि सुनते ही इंटेल बना देगा, या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे चाहिए कम्बिनेशन। वो कम्बिनेशन बनने में लगता है थोड़ा सा टाइम, और नई टेक्नोलॉजी है तो रिसर्च करने में टाइम लगता है, उसको एग्जीक्यूट करने में, देखने में कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
टेस्टिंग में टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी सारे जगह पे ये सक्सीड भी हो रही हैं। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको आने में। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई हमारे सामने चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सिस्टम लगा होता है, हम कितना आगे निकल गए हैं आर्टिफिशियल में, इस बात पे है क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हो और मान लीजिए कि आगे से तूफान आ रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, वहां से कोई ड्राइवर आ रहा है आगे से और आपसे और उससे आइस कांटेक्ट हुआ। आपने देखे होंगे ना कि पुलिस वालों की चेकिंग चलते, एक ऑटो वाले दूसरे ऑटो वाले को बस आंखों ही आंखों में बता देता है भाई आगे मत जाना, पुलिस वालों की चेकिंग चल रही है, इसको समझ में आ जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई नेचुरल क्लैमिटी है, कुछ भी है, आगे रोड टूट रहा है या कुछ भी, व्हाट एवर दैट, तो यहां से कोई आदमी इशारा करेगा तो क्या हमारे एआई को समझ में आएगा? नहीं, वो कहेगा तुम भाड़ में जाओ, मैं तो आगे जाऊंगा। ठीक है, हाँ, जितना हमारे सेंसर की कैपेसिटी है, जब उस डिस्टेंस तक हम पहुंच जाएंगे तब जाके इसको समझ में आएगा कि नहीं अब आगे नहीं जाना, यहाँ पे रोकना है। बट आदमी रहेगा तो वो कई सौ किलोमीटर पहले से जो इशारे वाली इंफॉर्मेशन होती हैं, आई टू आई कांटेक्ट वाली इंफॉर्मेशन होती हैं, ये सारी वो समझ सकता है। किसी भी डिसीजन लेने, किसी भी टाइप की डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे एक ऐसा चीज है जो इमोशनल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं समझ पा रहा है। इन फ्यूचर हम डाल दें तो मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये कह सकते हो कि ये हमारा जो स्टेज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कितना आगे निकल गए हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क है, अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। दूसरी बात की ये जो आप रडार सिस्टम, ये जो आप यहाँ पे सिग्नल सेंसिंग डिवाइस ये लग रहे हैं भाई, ये सारे सिस्टम्स है ना भाई, चांसेस हैं इनको खराब होने का। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ये सही इंफॉर्मेशन ही देंगे। मान लीजिए कहीं पे मिसकैलकुलेशन हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए कोई सिग्नल गलत आया या कोई इसमें, चूंकि यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, सर्किट लगी हुई है, कहीं पे कुछ भी हुआ, खराब हो गया, गलत सिग्नल दिया, तो डिसीजन क्या होगा? अल्टीमेटली गलत होगा। आप आंखें बंद करते हो, कार चलाते हो, क्या होता है? एक्सीडेंट। उसी तरीके से यहाँ पे इस कार की आंख, नाक, कान क्या है भाई? यही सारे सिग्नल्स हैं ना, यही सारी टेक्नोलॉजी है। जब ये किसी वजह से खराब होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा सीधा, कोई उसको रोक नहीं सकता। दूसरी बात, हम कितना भी इनको एडवांस बना लें, मगर जो वेदर कंडीशन होती है ना, वो इनको इफेक्ट करती है, जहां पे एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जा सकते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि ह्यूमन एरर भी होती है, जैसे अब आदमी हो, बारिश हो रही है, आप कार चला रहे हो, आपसे भी एक्सीडेंट हो सकता है, बट वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो अभी के लिए इंसानों के पास ज्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू एआई। ट्रैफिक कंडीशन और लॉ, अभी तक हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लॉ का, कि हमारे जो रूल्स बने हुए हैं ना, वो ड्राइवर के साथ कार के लिए बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे पास ड्राइवरलेस कार आएगी उसका कैसे बनाएंगे? इंश्योरेंस नहीं मिलेगा भाई, इंश्योरेंस कौन देगा इस व्हीकल का? किसके ऊपर लायबिलिटी जाएगी अगर एक्सीडेंट हुआ तो ये सारी चैलेंजेज हैं हमारे ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के सामने। लेट्स सी कि कैसे करते हैं हम इसको रिजॉल्व। डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, नुकसान तो जब ये एग्जीक्यूट होगा उसके बाद पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है जो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बताया गया है। पहला है इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी। क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो ड्राइविंग होती है सेल्फ ड्राइविंग की, वो ज़्यादा स्मूथ होती है, जिसके वजह से जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो पावर सप्लाई के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ह्यूमन एरर के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी एकदम ज़बरदस्त एक्सेलरेट कर रही है फिर ज़बरदस्त ब्रेक लगा रहे हैं, इस टाइप की एक्टिविटी जो सिस्टम होता है वो नहीं करता है। दूर से वो चीज़ों को सेंस करता है, सारी चीज़ एग्जीक्यूट करता है परफेक्टली, फिर चलता है। तो एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। इंक्रीज सेफ्टी ऑफ रोड यूज़र, बिल्कुल ये भी इंक्रीज हो जाती है। पहले हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए आप थक गए हो, कई सारे लोग ड्रिंक करके चलाते हैं, कंप्यूटर तो ड्रिंक करके नहीं चलाएगा, तो पहले तो ड्रिंक एंड ड्राइव में जो एक्सीडेंट होते हैं उससे तो चीज़ें बच जाएंगी। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे सेफ्टी फीचर होते हैं। जो रोड यूज़र होते हैं वो और जो कार में ट्रेवल कर रहे हैं वो दोनों की सेफ्टी यहाँ पे अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू ह्यूमन। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस द व्हीकुलर पोल्यूशन। डेफिनेटली अगर फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हुई है तो व्हीकुलर पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सेल्फ ड्राइविंग के एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन है। तो पहला जो है आपका एसरेशन, द सेल्फ ड्राइविंग कार कम विथ द न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंज के साथ ही आ रही है। लाइक सिस्टम फेलियर हो गया यहाँ पे, ऑफसेटिंग बिहेवियर,
सिस्टम फेलियर पहले हमने देखा, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऑफसेटिंग बिहेवियर का मतलब ये होता है कि केयरलेस हो जाता है जो आदमी है। मान लीजिए कोई सेमी ऑटोमेटेड कार है, तो जो आदमी है वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है कि ठीक है अब टेक्नोलॉजी सारा कुछ कर रही है, तो इस टाइप के बिहेवियर को ये प्रमोट कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ हैकिंग। बिल्कुल जहां पे ऑटोमेशन जितना ज़्यादा होगा, इस बात की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सिस्टम को आपके हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर क्या पहले स्टेटमेंट का जो रीजन है वो यहाँ पे सही दिया गया है? तो नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं बट दोनों सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन सेल्फ ड्राइविंग कार इन द एक्शन ऑफ टेकिंग सिंगुलर एस्पेक्ट फ्रॉम द ईच ऑफ डिवाइस एंड पुटिंग देम टुगेदर इन द लार्ज पजल इज कॉल्ड सेंसर फ्यूजिंग। पहले मैंने कहा था कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको सिंगल सिस्टम में इन्फ्यूज करने को हम क्या कहते हैं? सेंसर फ्यूजिंग कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने क्या किया, रडार से, जो हमारे सेंसर्स थे उनसे, जो हमारा कैमरा था उनसे, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एआई को भेजा और उसके हिसाब से डिसीजन हमने लिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन कंटेम्पररी कार देयर आर द सिस्टम विच कंट्रोल द सब सिस्टम ऑफ द कार दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ECU कहते हैं। बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, जैसे ये देख लीजिए हमारी जनरल कार है और इस जनरल कार को हम कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं, मतलब एडवांस सेंसिंग डिवाइस, रडार, जो कि बहुत सारे यहाँ पे जो काम छोटे छोटे सिस्टम कर रहे थे ना, उनको हमने इन्फ्यूज करके एक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है सेल्फ ड्राइविंग कार में, बेसिकली वो डिटेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? डिटेक्शन टेक्निक इंप्लीमेंट बाय द OpenCV फॉर डिटेक्शन। तो वो टेक्निक कहलाती है हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास कैमरा होते हैं उनसे हम कैप्चर करते हैं इमेज, बट वहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि हमको ग्रेडियंट भी चाहिए, हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चाहिए, क्योंकि हमको देखना होता है, ऑब्जेक्ट की शेप साइज भी चाहिए हमको। ये सारी चीज़ें चाहिए तभी हमारी कार डिसीजन ले पाएगी कि बेसिकली किस तरीके से उसको डील करना है जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेक्ट करते हैं वहाँ पे, उसका ग्रेडियंट, लेंथ, हाइट, एंगल, सारी चीज़ें। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगुलर पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर, व्हाटएवर दैट जो भी है, जो सेंसर से आप देखते हो उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। मतलब वो मैक्सिमम एरिया जिसको आप कैप्चर कर रहे हो कैमरे से या फिर देख रहे हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन सेम चीज पूछा गया है, ये भी कैमरे से रिलेटेड है, जो मैंने आपको दोनों बताया था कि एक होता है DOF, एक होता है FOV। तो ये है डेप्थ ऑफ फील्ड, दैट इज द डिस्टेंस रेंज इन द एनवायरनमेंट दैट विल फोकस टू द सेंसर। मतलब एक जो हमारे पास वो कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे जो फोकल लेंथ है डेफिनेटली, और जो सेंसर की साइज है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना नज़दीक का और कितना दूर का डिटेक्शन कर पाएगा, और उनके बीच की जो लेंथ रेंज है वो कितना होगी। जितना ज़्यादा होगी मतलब हमारी कार में जो कैमरे लगे हैं वो जितना पास की चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएंगे और जितना दूर की डिटेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। मान लो कोई कैमरा ऐसा है जो 2 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट करता है, कोई कैमरा ऐसा लगा हुआ है जो मान लीजिए कि 0.1 मीटर के पास की चीज़ों को भी डिटेक्ट करता है, उससे कम की भी डिटेक्ट करता है। तो ये क्या करेगा? बेसिकली एक्सीडेंट को मिनिमाइज करेगा, सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा, कार ड्राइविंग को असिस्ट करने में अच्छा रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से टक्कर होने के चांसेस कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वालिटी डिपार्टमेंट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट दिया गया है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे सेल्फ ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे इसको इसलिए रखा है क्योंकि AI का यूज किया जाता है आपके ड्राइविंग में, और एक सेल्फ ड्राइविंग कार ही है जहाँ पे AI का यूज आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत हाई लेवल का ऑटोमेशन हो चुका है आपके सेल्फ ड्राइविंग में। तो बेसिकली क्यों यूज करेंगे भाई? एक तो ये रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ा देता है, क्योंकि मशीन है, रिस्पॉन्स टाइम ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है, और ये जो फेलियर पॉसिबिलिटी है उसको एलिमिनेट कर देता है, अलाउ टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर।
किस टाइप के फेलियर की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो हमने डिस्कस कर रहे थे कि एआई में बहुत कमियां भी हैं। हाँ बिल्कुल बहुत कमियां हैं, अभी बहुत हमको अपर लेवल तक उसमें करने की ज़रूरत है, बट स्टिल काफ़ी सारे जो फेलियर होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से उसको ये मिनिमाइज कर देता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम ऑलरेडी आपके जो ऑटोमेटिक कार हैं उनमें तो है ही हैं, और बहुत सारे जो पार्सली ऑटोमेटिक हैं, लो लेवल के ऑटोमेशन है, वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी एक टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द सेफ्टी फोकस टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। ठीक है, आप मान लीजिए कुछ कर रहे हो, आपको हॉर्न आ रहा है कंटिन्यूसली, भाई कि आगे टक्कर होने वाली है, कर दो, आप नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। ये आपको पहले बताता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है अगर आप उसकी बात नहीं सुनते हो तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट नगेट योर व्हीकल बैक इनटू द लेन इफ इट इज ड्रिफ्ट। मान लीजिए आपकी गाड़ी लेन से हट गई है, जिस लेन में आपको चलना है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उसको वापस लाती है। तो वो टेक्नोलॉजी है लेन कीपिंग असिस्टेंट। ये भी लगा होता है कि आपकी व्हीकल आपके लेन में ही रहे, अगर वो हट जाए तो क्या करेगी व्हीकल, या तो ब्रेक लगा देगी या तो फिर वो ला सकती है वापस, तो लेन में आपको लेके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेफ्टी फीचर इज मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट अ क्रैश। कौन सा सेफ्टी फीचर है जो क्रैश को रोकता है। तो एक ही भाई ब्रेक लगाना पड़ेगा क्रैश को रोकने के लिए, तो दैट इज बी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये क्या करे, ब्रेक लगा देगा अगर क्रैश होने वाला होगा। अब ऐसा श्योरिटी नहीं है कि ये रहेगा तो एक्सीडेंट होगा नहीं, बट इससे एक्सीडेंट मिनिमाइज होगा। इमीडिएट टाइम पे ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। आपको पता है एक्सीडेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, आपके ड्राइविंग पे और सामने वाले के ड्राइविंग पे। आपने तो ब्रेक लगा के रुक गए, मगर सामने वाला आपको ठोक दिया तो भी तो एक्सीडेंट कहा जाएगा वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग दैट सम टाइम कुड बी रॉन्ग। इसमें से कौन सी वार्निंग है जो कभी गलत भी हो सकती है, जैसे आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन, ये भी एक सिग्नल्स होते हैं ना। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिग्नल हम किस केस में देंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन से सेंसर का सिग्नल कहाँ पे है। तो आपको पता चल जाएगा कि चलो मेरे गाड़ी में ये सिस्टम है, और जब यहाँ पे सामने कोई आता है, एक्सीडेंट होने वाला होता है या फिर ड्रिफ्टिंग होती है तो स्टीयरिंग वाइब्रेट होती है, तो आप समझ जाओगे बेसिकली कि अब ड्रिफ्टिंग हो रही है, हमारी गाड़ी फिसल रही है, या जो भी है जैसा भी बताया गया है। तो क्या ये गलत हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल गलत हो सकता है ना। जो सिग्नल्स हैं वो कभी भी गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो हमेशा सही देंगे। या किसी भी टाइप की लाइट की वार्निंग हो, व्हाट एवर दैट, साउंड वार्निंग हो, कोई भी वार्निंग गलत हो सकती है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही रहेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन इफ यू सी अ कॉफी कप आइकन इल्यूमिनेटेड ऑन योर डैशबोर्ड। ये आप लोगों ने देखा होगा, अराउंड सारे कार में होता है। इसका मतलब है कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि जो ड्राइवर है ना, वो भाई अब सो रहा है, या नींद ले रहा है, या उवासी ले रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, अब चला नहीं रहा है, थक गया है। तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपकी जो हैंडलिंग होती है स्टीयरिंग को, आप जिस तरीके से बैठे होते हो, पोजीशनिंग होती है, जो कंट्रोल होता है कि सडनली आप नींद ले रहे थे, अचानक से आप खुली स्टीयरिंग घुमाने लग गए, तो जब इस टाइप का चीज़ें होता है तो उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है आदमी। तो फिर इस टाइप का आपको डैशबोर्ड पे नजर आता है कि भैया कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ, चाय कॉफ़ी पी लो, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो लो, इसके बाद चलाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है? तो दैट इज कि आपके व्हीकल की, आपने मान लीजिए कोई लिमिट सेट किया है, व्हीकल ऑटो मोड में चल रही है, और अचानक से आपकी गाड़ी को लगता है कि नहीं यार स्पीड कम करना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपके स्पीड को मैनेज कर देता है। तो उसे हम कहते हैं एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। मतलब आपके स्पीड को इस हिसाब से मैनेज कर देना। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि रडार सिस्टम लगे होते हैं जो कैलकुलेट कर लेता है कितना दूर है, रडार भी लगा हुआ है, आपका लाइट डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। इन सभी का काम ही यही होता है कि डिस्टेंस डिटेक्ट करना, कितने टाइम में कोलिजन होगा, ये सब डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज गारंटी टू प्रिवेंट यू फ्रॉम द क्रशिंग। इनमें से कौन सा फीचर है जो ये कहता है भैया अगर मैं आ गया तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं, तुम्हारी व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ऐसा भैया कोई फीचर नहीं है, कोई आ जाए एक्सीडेंट तो होगा ही। हाँ, ये बात होती है कि एक्सीडेंट होने के चांसेज को ये सारे फीचर मिनिमाइज कर देते हैं, बट इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एक्सीडेंट ही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।